नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे अंतरिम सरकार और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की। इससे पहले हम बता दें कि पिछले वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन की चर्चा की थी। हमने बताया था कि 1946 में ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बन चुकी थी और अब चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए थे। क्लीमेंट एटली ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो चुनाव जीतने के बाद अतिशीघ्र भारत को स्वशासन व स्वतंत्रता दे देंगे। और चुनाव जीतने के बाद अब एटली के सामने समस्या खड़ी हो गई कि वो भारत को किस प्रकार से स्वशासन और स्वतंत्रता दें। इसी समस्या का समाधान करने के लिए क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यों की, जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। इन तीनों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इन तीनों सदस्यों ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, संविधान सभा का निर्माण और जो अन्य प्रमुख बात थी वो थी ब्रिटिश प्रांतों का समूहकरण। ब्रिटिश प्रांत को इस योजना में 3 वर्गों में बांटा गया: कै, खे, गे। कै और गे समूह में वो प्रांत थे जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे। तो मिस्टर जिन्ना को कै और गे प्रांतों के मिलने से भावी पाकिस्तान बनता नजर आ रहा था और इसीलिए उसने खुशी खुशी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस योजना में यह स्पष्ट था कि 5 साल बाद किसी भी समूह का कोई भी प्रांत किसी भी समूह में शामिल हो सकता है। दूसरा प्रावधान था अंतरिम सरकार का। कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी और इसमें 14 सदस्य होंगे: 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी। प्रशासनिक मामलों में ब्रिटिश सरकार अंतरिम सरकार को पूर्ण सहयोग देगी तथा सत्ता जल्द से जल्द हस्तांतरित कर देगी। इस योजना के अनुसार तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत करके अंतरिम सरकार बनाने का प्रयास किया। लॉर्ड वेवल को लगता था कि अब अंतरिम सरकार के निर्माण में कोई व्यवधान नहीं होगा, लेकिन लॉर्ड वेवल का ये सोचना गलत था। लीग ने फिर एक अड़ंगा लगा दिया। लीग अपने व्यवहार से बाज नहीं आ रहा था। अंतरिम सरकार के निर्माण में भी लीग ने अड़ंगा लगाया और उसने अपनी 2 मांगें रखी। पहली ये कि अंतरिम सरकार में लीग और कांग्रेस के प्रतिनिधि बराबर होंगे। दूसरा ये कि कांग्रेस केवल स्वर्ण हिंदुओं में से ही अपने प्रतिनिधि चुनेगी, ना तो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि चुनेगी और ना ही अन्य वर्गों के प्रतिनिधि। कांग्रेस ने लीग की इस घोषणा को मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस ये बात मान ही नहीं सकती थी, क्योंकि कांग्रेस
अपने को एक राष्ट्रवादी संस्था समझती थी जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस ने लीग के घोषणा को मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस चाहती थी कि अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व उसी को है और वह जिसे चाहेगी प्रतिनिधि बनाएगी। इस विषय पर दोनों में, कांग्रेस और लीग में कोई समझौता नहीं हुआ। जब समझौता नहीं हुआ तो अब प्रश्न ये उठता है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवन ने क्या प्रतिक्रिया की, क्या कदम उठाए। तो देखिए, जब दोनों ही दलों में कोई सहमति नहीं हुई तो अंत में 16 जून 1946 को वायसराय ने 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग और 3 अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और स्पष्ट किया कि एक भी दल की सहमति या इच्छा आने पर अंतरिम सरकार का निर्माण कर दिया जाएगा। अब देखिए, मुस्लिम लीग ने 16 जून के वक्तव्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस को राष्ट्रवादी मुसलमान को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए और इस बात पर दोनों दलों में फिर बहस छिड़ गई। लीग ने कांग्रेस की इस बात का पूरा विरोध किया तो कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में मिलने से इनकार कर दिया। मिस्टर जिन्ना शायद यही चाहते थे, उन्हें शायद इसी बात की प्रतीक्षा थी और जिन्ना ने या लीग ने कहा कि कांग्रेस के बिना ही अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए। वायसराय ने लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वायसराय ने अस्थायी रूप से कर्मचारियों की एक रक्षक सरकार बनाई। इससे मिस्टर जिन्ना बहुत नाराज हुए और उन्होंने वायसराय पर धोखे का इल्ज़ाम लगाया और इसके साथ ही 29 जुलाई 1946 को लीग ने कैबिनेट मिशन से अपना समर्थन वापस ले लिया और मिस्टर जिन्ना ने कहा कि हमने पाकिस्तान की मांग को ठुकराकर बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, हमने बहुत बड़ा त्याग किया था। अब हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे और इसके लिए हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकृत करके मिस्टर जिन्ना ने मुसलमानों से अनुरोध किया कि वे अपने पद त्याग दें और कार्य समिति को आदेश दिया कि वह पाकिस्तान प्राप्त करने और स्वर्ण हिंदुओं के भावी प्रभुत्व से छुटकारा पाने के लिए तत्काल प्रत्यक्ष कार्रवाई का कार्यक्रम तैयार करें। अंत में गवर्नर जनरल ने पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा। अब जिन्ना की स्थिति काटो तो खून की जैसी थी। अब वो क्या करे, उसकी स्थिति बहुत ही असहनीय हो गई। अब जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाने का निश्चय किया और इस प्रकार लीग के सदस्य गुंडागर्दी पर उतर आए। लीग के सदस्यों ने तो यहाँ तक कहा था, जैसे कि फिरोज कानून ने कहा था कि अब हिंदू
अब हिंदू मुसलमानों के उस तांडव को देखेंगे जो शायद उन्होंने चंगेज खां या हलाकू के समय भी नहीं देखा होगा। और 16 अगस्त से सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला शुरू हो गया। और जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो 1 वर्ष तक ख़त्म नहीं हुआ। कोलकाता में इतनी भयंकर मारकाट हुई कि सारे देश में आतंक छा गया। उसके बाद नोहाखाली और तिपेरा के मुसलमान हिंदुओं पर बुरी तरह टूट पड़े। उनकी बड़ी निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। नोहाखाली के रक्तपात का बदला चुकाने के लिए बिहार के कुछ जिलों में हिंदुओं ने हजारों मुसलमानों को मार डाला। धीरे धीरे ये दंगे पूरे भारत में फैल गए और पंजाब तो इन दंगों के मामले में चरम सीमा पर था। सांप्रदायिक दंगों का ये सिलसिला हमने बताया कि 1 वर्ष तक जारी रहा। देश में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। बंगाल में इस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश दिवस घोषित कर दिया। बंगाल में इस दिन भयंकर लूटपाट हुई, तो 24 अगस्त को गवर्नर जनरल ने घोषणा कर दी कि 2 सितंबर को अंतरिम मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। आगे जो हम आपको जो स्लाइड में चित्र नज़र आ रहे हैं, ये नोआखाली और कलकत्ता का है। तो आप देख सकते हैं कि 16 अगस्त 1946 के बाद भारत की क्या स्थिति थी, किस कदर सांप्रदायिकता भारत में हावी थी, किस कदर कत्ले आम किया गया, लाशों का ढेर किया गया, किस तरह से गिद्ध इन लाशों को नोच रहे थे, कैसे लोग बचने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। तो ये मंजर 1946 का यह मंजर रूह कपा देने वाला था। इस मंजर से तत्कालीन समय की स्थिति का आकलन आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद मुस्लिम लीग की क्या नीति रही देखिए। इन दंगों के बाद 24 अगस्त के बाद लॉर्ड वेवल ने मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष समर्थन करना शुरू कर दिया। लॉर्ड वेवल चाहते थे कि मुस्लिम लीग को उनकी शर्तों के अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, लेकिन भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने इसका समर्थन नहीं किया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण की। वेवल लीग को अंतरिम सरकार में शामिल करना चाहते थे और उन्होंने जिन्ना से इस संदर्भ में बात की। वेवल के प्रयासों से मुस्लिम लीग ने भी अंतरिम सरकार में अपना प्रतिनिधि भेजा और यह प्रतिनिधि था लियाकत अली। वेवल ने जिन्ना या लीग को खुश करने के लिए लियाकत अली को सरकार में वित्त विभाग प्रदान किया। सरकार में लीग का शामिल होना एक सोची समझी साजिश थी। अब लीग ने अपनी नीति बदल ली थी। अब लीग सरकार में रहकर कांग्रेस की नीति का विरोध करना चाहती थी और उसने ऐसा ही किया। कांग्रेस के प्रत्येक कार्य में लीग के सदस्य ने अड़ंगा लगाया। लियाकत अली ने नए बजट में उद्योगपति एवं व्यापारियों पर लगभग 25% का कर लगा दिया और तर्क दिया कि यह कर कांग्रेस की नीतियों यानी
आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट था कि यह कर सांप्रदायिकता से प्रेरित था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी व उद्योगपति हिंदू थे। अतः यह स्पष्ट हो गया था कि लीग किसी भी कीमत पर कांग्रेस को समर्थन व सहयोग नहीं देगी। सरदार पटेल ने तो यहाँ तक कहा था कि एक चपरासी की नियुक्ति भी वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त अन्य बातों को लेके भी लीग के सदस्यों ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया, जैसे कि भाषा और आंतरिक व्यवस्था के प्रश्न को लेकर भी दोनों दलों में विवाद था। इस सारे प्रकरण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि अब कांग्रेस और लीग साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकती। लीग कांग्रेस को बिल्कुल समर्थन नहीं देगी और उसने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया और इस तरह से कैबिनेट मिशन योजना विफल हो गई। आगे ब्रिटिश सरकार की क्या योजना रही और सांप्रदायिक दंगों की क्या परिणति रही, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, उसमें हम चर्चा करेंगे एटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना के बारे में। थैंक यू।